कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी एनर्जी मौसम के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ज्ञान की बात करेंगे जो हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे जिया जाए। कभी सोचा है सर्दियों में क्यों एकदम से भूख बढ़ जाती है और गर्मियों में कुछ खाने का मन ही नहीं करता? या फिर वो मॉनसून वाली सुस्ती और नमी वो क्यों हमें घेर लेती है? ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, इसके पीछे ना एक बहुत गहरा विज्ञान छिपा है। और पता है, इसी विज्ञान का नाम है ऋतुचर्या। ऋतु मतलब मौसम और चर्या मतलब हमारा रहन सहन, हमारा आचरण। सीधी सी बात है, ये हमें सिखाता है कि हर मौसम में कैसे जिएं ताकि हम हमेशा फिट और एनर्जेटिक रहें। इसको आप समझ लीजिए साल भर के लिए हमारा अपना एक पर्सनल गाइड जो हमें बताता है कि कब क्या करना है ताकि हम हमेशा अपने बेस्ट पर रहें। तो चलिए ऋतुचर्या को समझने के लिए सबसे पहले पूरे साल को दो बड़े हिस्सों में बांटते हैं और ये बंटवारा होता है सूरज की चाल के हिसाब से। पहला हिस्सा है आदान काल। आदान का मतलब है लेना। ये वो समय है जब सूरज उत्तर की तरफ होता है और बहुत शक्तिशाली होता है। इतना शक्तिशाली कि वो पृथ्वी से और हमारे शरीर से भी ऊर्जा और नमी सब कुछ सोख लेता है। नतीजा, हम थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं। और दूसरा है विसर्ग काल। विसर्ग मतलब देना। इस दौरान सूरज दक्षिण की ओर होता है और चंद्रमा का असर ज्यादा होता है। अब प्रकृति हमें शक्ति और पोषण लौटाती है। और ये चार्ट देखिए इस बात को कितने सही तरीके से दिखा रहा है ना? सर्दियों में हमारी ताकत एकदम पीक पर होती है और जैसे जैसे गर्मी और मॉनसून का मौसम आता है ये सबसे कम हो जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रकृति का डिजाइन है। तो चलिए साल के सफर को शुरू करते हैं उस मौसम से जब हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ अपने पीक पर होती है, यानी कि सर्दी। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में जब बाहर ठंड होती है ना, तो हमारे शरीर की सारी गर्मी अंदर सिमट जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इससे हमारी जो पाचन शक्ति है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। जरा सोचिए, हमारा पेट एक आग की भट्टी की तरह है और सर्दियों में बाहर की ठंड की वजह से ये भट्टी अंदर ही अंदर और ज्यादा धधकने लगती है। अब जाहिर सी बात है, इस धधकती हुई पाचन अग्नि को सही और भरपूर फ्यूल तो चाहिए ही होगा। इसीलिए इस मौसम में मीठा, खट्टा, भारी और पौष्टिक खाना खाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि अगर इसे सही फ्यूल नहीं मिला ना, तो ये आग शरीर के अपने ही टिश्यूज को जलाने लगती है। और हाँ, साथ में तेल मालिश और एक्सरसाइज ये शरीर को गर्म और मजबूत बनाए रखते हैं। अच्छा, सर्दियों के बाद जब मौसम बदलता है, जब प्रकृति करवट लेती है, तो हमारे शरीर को भी बदलने की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि वसंत और गर्मी के मौसम में क्या करना चाहिए। अब जरा सोचिए, सर्दियों में जो हमने वो भारी पौष्टिक खाना खाया था, उससे शरीर में एक तरह का रिजर्व बन जाता है। आयुर्वेद में इसे कफ कहते हैं। ये भारी और नमी वाला होता है और जैसे ही वसंत की गर्मी शुरू होती है, ये जमा हुआ कफ पिघलने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ पिघलती है। और ये पिघला हुआ कफ हमारी पाचन की आग को बुझा सकता है, जिससे बीमारियां होती हैं। इसीलिए वसंत का गोल है बॉडी को हल्का करना और इस पिघले हुए कफ से छुटकारा पाना। इसमें जौ, गेहूं जैसे सूखे अनाज और शहद बहुत मदद करते हैं। और हाँ, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि शरीर में गर्मी पैदा हो और ये जमा हुआ कफ बाहर निकल सके। और फिर आता है गर्मियों का मौसम। ये आदान काल का पीक है। इस टाइम पर सूरज अपनी पूरी ताकत से हमारे शरीर की एनर्जी और नमी को निचोड़ लेता है। तो हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, शरीर को ठंडा रखना और एनर्जी बचाना। तो गर्मियों में मीठे, ठंडे और लिक्विड चीजें जैसे चावल, दूध, घी, शरबत ये सब बहुत अच्छे होते हैं। भारी एक्सरसाइज से बचना चाहिए और शरीर को कूल रखने के लिए चंदन जैसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी के बाद मौसम एक बार फिर बदलता है और अब टाइम है बॉडी को क्लीन करने का और बैलेंस को फिर से सेट करने का। मॉनसून मतलब आसमान में बादल, हवा में नमी और माहौल में एक तरह की एसिडिटी। इसका सीधा असर पड़ता है हमारी पाचन शक्ति पर और वो साल के सबसे कमजोर लेवल पर पहुंच जाती है। तो इस मौसम का सिर्फ एक ही रूल है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर बिल्कुल भी लोड मत डालिए। हल्का, आसानी से पचने वाला खाना जैसे पुराने अनाज और गर्मा गर्म सूप, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है इस मौसम में। और शहद वो डाइजेशन को सपोर्ट करता है।
अब मॉनसून के बाद जब आसमान एकदम साफ होता है और तेज धूप निकलती है तो पता है क्या होता है? हमारे शरीर में जो गर्मी जमा हो गई थी, आयुर्वेद में जिसे पित्त कहते हैं, वो अचानक से भड़क उठती है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक गीले तवे को अचानक तेज आंच पर रख दिया हो। तो शरद ऋतु का मेन गोल इसी अंदर की गर्मी को शांत करना है। तो इस भड़के हुए पित्त को शांत करने के लिए मीठे, कड़वे और ठंडी तासीर वाली चीजें जैसे गेहूं, मूंग, आंवला ये बहुत काम आती हैं। और ये जो समय है ना, ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ठीक है, हमने सारे मौसमों के बारे में तो जान लिया, लेकिन एक मौसम से दूसरे मौसम में जब हम जाते हैं तब क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती अक्सर यही होती है। आयुर्वेद में इस बदलाव के टाइम पीरियड को ऋतु संधि कहते हैं। ये क्या है? ये है किसी भी मौसम के खत्म होने वाले आखिरी 7 दिन और नए मौसम के शुरू होने वाले पहले 7 दिन, मतलब कुल 14 दिन। और ये 14 दिन हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज्यादा क्रूशल हैं। और इसका नियम ना बहुत सिंपल है। पुराने मौसम की आदतों को धीरे धीरे छोड़ना है और नए मौसम की आदतों को धीरे धीरे अपनाना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को ठंडे पानी में तैरने से पहले धीरे धीरे पानी का आदी बनाते हैं, एकदम से धक्का नहीं देते हैं ना। ये जो ग्रेजुअल चेंज है, ये शरीर को अचानक लगने वाले शॉक से बचाता है और हमें मौसमी बीमारियों से दूर रखता है। तो फिर ऋतुचर्या का सार क्या है? मतलब इसका सबसे बड़ा और फाइनल लेसन क्या है? और ऋतुचर्या का सबसे बड़ा ज्ञान बस इसी एक सोच में छिपा है कि हमारा असली गाइड कोई कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की प्रकृति खुद है। क्या हवा में ठंडक लग रही है? क्या फूलों की खुशबू बदल गई है? प्रकृति के इन छोटे छोटे सिग्नल्स को पढ़ना और समझना, बस यही ऋतुचर्या का असली सार है। तो चलिए इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आज, अभी, अपने आसपास की प्रकृति को महसूस करके अपनी डेली रूटीन में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है जो हमें मौसम के साथ बेहतर सिंक में लाने में मदद करे?